सबसे पहले तो मैं रॉयल संस्थान का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया यहाँ पर बोलने के लिए। डॉक्टर श्री NS राठौड़ सर, जो जहाँ से मैंने पढ़ाई की IRI पूसा न्यू दिल्ली, वहाँ पर सर DDG ICR रहे, उसके बाद सर वाइस चांसलर रहे। श्री PL कुमावत जी, श्री PD कुमावत जी, खान सर और सभी प्यारे बच्चे, फैकल्टीज, सभी को मेरी तरफ से उन सभी का बहुत बहुत स्वागत। एक तो सब लोगों ने ऐसी परफॉर्मेंस दी, फिर दो छोटे बच्चे उन्होंने तो ऐसी परफॉर्मेंस दी, तो मुझे लग रहा है कि अपन को क्या बोलना चाहिए ताकि आपका मतलब मेंटेन रहे जोश एंड जज्बा, है कि नहीं। और सर्दी का भी मौसम है, थोड़ा थोड़ा लग रही है सर्दी, हाँ। और सर लोगों ने इतना ज्ञान दे दिया है, अब मैं सोच रहा हूं कि मैं क्या बोलूं। तो देखते हैं कि कुछ जो भी मैंने सोचा है कि हाँ, विद्यार्थी जीवन में हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आती रहती है, बहुत सारा अप्स एंड डाउन्स, उन सभी को लेकर हम बात करेंगे। मेरी क्या जर्नी रही और आप लोगों को किन किन बातों का ध्यान में रखना चाहिए, क्या क्या एक्सपीरियंसेस जो हमने अभी तक गेन किया है लाइफ में, वो सभी आपके लिए क्या इम्पोर्टेंस रख सकते हैं, उन पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो रॉयल इंस्टीट्यूट, यहां पर लगभग मैंने 2 महीने पढ़ाया जेनेटिक्स, और 2 महीने पढ़ाने के दौरान ही एक ऐसा नाता इस इंस्टीट्यूट से बन गया। उसका रीजन क्या था कि GL सर का व्यवहार, GL सर का बच्चों को लेकर डेडिकेशन, क्या, और वो भी डेडिकेशन किसके लिए, एग्रीकल्चर फील्ड के लिए। किसके, आप सब जानते हो कि कोटा में IIT JEE या फिर अपना नीट या फिर AIEEE, सबके बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, आप सभी जानते हो, यस और नो। लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर में भी इस तरीके का कोई इंस्टीट्यूट खड़ा हो सकता है, ऐसा विजन GL सर ने देखा, और उस विजन को सर ने क्या किया, साकार, कि पूरे ऑल ओवर इंडिया से बच्चे यहाँ पर आए और सिर्फ डेडिकेटेड होकर किसको, एग्रीकल्चर के फील्ड में अपना कैरियर बनाए। नहीं तो हमारे टाइम क्या होता था, मैं बायोलॉजी का स्टूडेंट रहा, मैंने 3 साल नीट की तैयारी की, कोटा गया, जयपुर में पढ़ाई की, अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़े, लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ। और लास्ट में जब नीट में आपका सिलेक्शन नहीं होता बायोलॉजी के स्टूडेंट में, तो वही स्टूडेंट जाके एग्रीकल्चर फील्ड में ICR की एग्जाम या जेट की एग्जाम क्लियर कर जाते थे। नॉर्मल जो एग्रीकल्चर का स्टूडेंट रहता था वो इस इंस्टीट्यूट में सिलेक्शन ले ही नहीं पाता था, या फिर जो भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन रहते थे उनमें भारी फीस दो और अपनी डिग्री करो। लेकिन सर ने जो एक सीधा रास्ता आपको प्रोवाइड किया कि आप यहाँ पर आओ, एक अलग एनवायरनमेंट जो IIT के लिए, JEE के लिए, नीट या फिर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए जो एक माहौल बनता है कोटा में, या फिर UPSC की एग्जाम्स के लिए जो माहौल बनता है दिल्ली में, मुखर्जी नगर, राजेंद्र नगर, ये क्यों फेमस है एनवायरनमेंट के लिए। बाकी पूरे ऑल ओवर इंडिया में आप कहीं भी तैयारी कर सकते हो, फैसिलिटी तो सब जगह है, लेकिन जो एक एनवायरनमेंट जो हाँ, तो एक क्षेत्र के लिए जो माहौल रहता है पढ़ाई के लिए, वो रॉयल इंस्टीट्यूट ने प्रोवाइड किया, और उसी की बदौलत आज रॉयल इंस्टीट्यूट के बच्चे जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी
और इधर राजस्थान से लेकर असम में, गुवाहाटी, वहां तक पूरे जितने भी इंस्टीट्यूट हैं उन सभी में आपको रॉयल का एक ना एक स्टूडेंट जरूर मिल जाएगा। ये बड़ा अचीवमेंट है, ये छोटा अचीवमेंट नहीं है। IRI में मैं एक बार ऐसे ही मतलब विजिट करने के लिए गया, तो वहां पर एक रॉयल का स्टूडेंट मुझे मिला, तो मुझे बहुत खुशी हुई। हमारे टाइम में IRI में सिलेक्शन लेना बहुत ज़्यादा टफ था। जेनेटिक्स जहां से मैंने MSc किया उसमें 5 सीट रहती थी। कितनी? 5। उसमें भी 5 सीट में से किसी एक राज्य के 2 स्टूडेंट नहीं हो सकते। तो अगर आप ऑल ओवर इंडिया से सेकंड रैंक भी लेके आते हो और फर्स्ट रैंक अगर राजस्थान का लेके आ गया तो आपका सिलेक्शन नहीं होना वहाँ। इस टाइप का कंपटीशन, इस कंपटीशन में अगर रॉयल से स्टूडेंट्स वहाँ जा रहे हैं तो आपने देखा होगा कि कितनी लंबी एक यात्रा इस इंस्टीट्यूट ने एक लंबी यात्रा का अनुभव किया है। एक बड़ा पाथ इन्होंने पार किया है और वो पाथ आपको डायरेक्टली अब मिल रहा है, तो उसको आपको क्या करना है? अच्छे से यूटिलाइज करना है। यस और नो? नेक्स्ट, एग्रीकल्चर सेक्टर। इसकी हम बात करते हैं कि कई बार हमारे मन में ऐसे आता है कि खास हम मेडिकल सेक्टर में होते, आता है कभी कभी, या फिर IIT सेक्टर वाले बहुत अच्छा कर रहे हैं, या इंजीनियरिंग सेक्टर। तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि जिस सेक्टर में आप हो, एग्रीकल्चर सेक्टर, एग्रीकल्चर, हेल्थ और एजुकेशन, ये तीनों ऐसे सेक्टर हैं जो किसी भी देश में हमेशा इनकी जरूरत रहेगी। एग्रीकल्चर, पॉपुलेशन बढ़ रही है और जो जमीन है उसमें आपने देखा होगा कि पूरा डेवलपमेंट चल रहा है, जमीन धीरे धीरे कम हो रही है। तो आने वाले टाइम में, फ्यूचर में जो पॉपुलेशन है उसकी डिमांड्स को कंप्लीट करने के लिए एग्रीकल्चर का जो इंपॉर्टेंस है वो हमेशा बहुत ज़्यादा तगड़ा रहने वाला है। तो ये ऐसा फील्ड है जहां पर जो भी बंदा या जो भी बच्चे अपना करियर बनाएंगे, तो करियर के लिए क्या है, ये बहुत अच्छा एक सेक्टर है। तो इसलिए आपको कभी भी ऐसा लगे कि कोई डॉक्टर है या इंजीनियर है या कोई IITian है, उसके सामने आपको बोलना पड़े, तो आपको बिल्कुल भी हताश, निराश ऐसे नहीं होना कि मैं तो एग्रीकल्चर से हूं। पहले हमारे समाज में क्या मानते थे कि मेरे फादर टीचर, मेरे फादर डॉक्टर, और जैसे ही नाम आता था मेरे फादर कृषक, होता था कि नहीं? लेकिन आज आपने देखा होगा कि एग्रीकल्चर का एक अलग से इतना बड़ा एक सेक्टर बन गया है पूरे ऑल ओवर इंडिया में। गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा रिसर्च पर भी क्या कर रही है? खर्चा। अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट, IRI पहले थी एक न्यू दिल्ली, अभी नए IRI खुल रहे हैं। पहले सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ थी कुछ, अभी बहुत ज़्यादा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ खुल रहे हैं। इतने सारे, बहुत सारे नेशनल लेवल पर इंस्टीट्यूट्स हैं। आप देखना पूरा लिस्ट, एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत सारे फ्यूचर में आपके लिए स्कोप बचा हुआ है। तो अपने सेक्टर को आपको बिल्कुल भी कमजोर नहीं आंकना है, एक दिमाग में हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग। पहले कृषि में आपने देखा होगा 1960s के टाइम में शिप टू माउथ, मतलब अमेरिका से जहाज में ग्रेन्स का लोडिंग होता था। यहां पर जितने भी पोर्ट्स थे वहां पर ग्रेन आता था, अनलोडिंग होता था और पूरे देश में उसको बांटा जाता था। ये 1960s की बात है। कब? 1960। मतलब हमारे देश के लोगों का पेट भरने के लिए हम विदेशों पर निर्भर थे। आज भारत देश इस सिचुएशन पर पहुंच गया है कि हम एग्रीकल्चर के हर एक सेक्टर में, हर एक प्रोड्यूस हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये एक लंबी जो जर्नी है एग्रीकल्चर सेक्टर ने, वो कैसे हमने पाया? एग्रीकल्चर सेक्टर में जितने भी जो लोग हैं, जो रिसर्च है,
उन्होंने इसमें काम किया और हम इस जर्नी तक पहुंच पाए। 12th करने के बाद आपके पास बहुत सारे ऐसे मौके रहते हैं जहां पर आप अच्छा एक इंस्टीट्यूट में जाकर बहुत अच्छी अपनी एक जर्नी है एजुकेशन की, अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन ले सकते हो। बीएससी करने के बाद आपके पास बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब्स के भी विकल्प हैं, लाइक जितने भी ये तीनों सेक्टर में आप जा सकते हो। गवर्नमेंट सेक्टर भी बहुत अच्छा है एग्रीकल्चर में, प्राइवेट सेक्टर भी अच्छा है और सेमी प्राइवेट, और उसमें सर ने ऑलरेडी बता दिया है तो मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा, वो सब आपको पता भी होगा कि क्या क्या। लेकिन आपको बस इतना सा याद रखना है कि आपका विजन क्या है, वो आपको पहले से ही क्लियर होना चाहिए। और उस विजन के लिए ऐसे नहीं कि आपने बीएससी कर लिया उसके बाद सोच रहे हो कि मुझे अब क्या करना है, मुझे गवर्नमेंट सर्विस में जाना है या मुझे प्राइवेट जाना है या सेमी गवर्नमेंट या मुझे एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है। 12th के बाद जैसे ही आप किसी भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिल जाता है आपको, वहीं पर आपको डिसाइड कर लेना है कि मुझे इस क्षेत्र में जाना है और यहां अपने जीवन में मुझे कुछ करना है। नहीं तो वो 3-4 साल जो आपके रहते हैं कॉलेज लाइफ के, वो द्वंद्व में निकलते हैं, कंफ्यूज कि ये करूं या ये करूं। कभी किसी मित्र ने बोल दिया कि ये वाला अच्छा है, ये कर लो, कभी किसी मित्र ने बोल दिया कि ये वाला पार्ट अच्छा है। और आजकल तो आपको सभी को पता है कि सोशल मीडिया हमारे जो माइंड है उसको पूरा चेंज करता है, स्पेशली एडमिनिस्ट्रेशन में। आपने देखा होगा पूरा रॉयल एंट्रीज के वीडियोस देखते होंगे आप, रील्स में देखते हो तो रॉयल एंट्री में पूरा किस तरीके से आईएएस और वो कभी नहीं बनाते। दिक्कत ये है कि जब वो गाड़ियां निकलती ना पूरा सायरन के साथ, तो कुछ लोग सड़क पे खड़े होके एक रील बना दी, उसको डाल दिया किस पर, सोशल मीडिया पर। देखो आईएएस का पावर, ये होती है लाइफ, ये जी रहे हैं लाइफ। और फिर अपन को लगता है कि अरे यार सबसे बढ़िया सेक्टर तो या सबसे बढ़िया लाइफ तो यही है, बिना जाने पहचाने कि वो क्या काम करते हैं, वहां लाइफ कैसी होती है। मुझे तो क्या बनना है, आईएएस बनना है या फिर मुझे आईपीएस बनना है, लेकिन ये नहीं पता कि मुझे क्राइम या फिर मर्डर, इन सब चीजों से, या फिर कैसे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जाता है, काम में कितना प्रेशर है, उन सब चीजों को जाने बिना ही हम किसी सेक्टर में घुस जाते हैं। और घुसने के बाद जब वहां पर पढ़ाई कितनी करना पड़ेगी, मेरी कितनी क्षमता है, वो बिना जाने पहचाने आप 3, 4, 5 साल 6 साल उसमें लगा देते हो, बाद में कुछ मिलता नहीं है। तो पहले आपको ये सारी एनालिसिस करनी है कि मेरा माइंड कहां पर बेहतर कर सकता है, रिसर्च में मेरा इंटरेस्ट है या नहीं, पब्लिक डीलिंग में मेरे को अच्छा लगता है या नहीं। तो ये आपको थोड़ा सा बिना ये रील्स कल्चर, सोशल मीडिया को फॉलो किए बिना आपको ये डिसाइड करना है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको यूपीएससी की तैयारी नहीं करनी, आईएएस नहीं बनना, आईपीएस नहीं बनना, बिल्कुल बनना है, लेकिन पहले आपको उसका एक एक बात पता होना चाहिए। कहीं सुनाई बातों पर आपको डिपेंड नहीं रहना है। अगर उन बातों पे हम कोई भी बड़ा डिसीजन लेते हैं पूरा लाइफ का, तो फिर उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, पछताना पड़ता है। तो ये बात आप ध्यान रखोगे कि जिस भी फील्ड को चुनोगे सबसे पहले होना चाहिए आपका इंटरेस्ट। क्या होना चाहिए? आपको एमएस स्वामीनाथन जी का नाम सुना सभी ने? तो आप सभी को पता है कि 2024 में सर को भारत रत्न मिला है, मिला है। अभी मुझे लगता है कि आप लोग जब आए थे तो खाना नहीं खा के आए थे शायद, और टाइम भी बहुत हो गया है कि नहीं। तो भारत रत्न मिला 2024 में सर को ग्रीन रिवॉल्यूशन के लिए। किसके लिए? हाँ, 1947 में स्वामीनाथन सर ने एडमिशन लिया कहां पर? IRI। कहां?
IRI में जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग में सर का एडमिशन हो गया, 2 साल रिसर्च की, MSc कंप्लीट हो गया 1949 में। और उस समय भी यूपीएससी का जो क्रेज है वो कभी खत्म नहीं हुआ। जब से भारत आजाद हुआ था तब से लेकर आज तक का यूपीएससी का ये फिक्स है कि जो क्रेज उस टाइम था वो कभी कम नहीं हुआ, हमेशा बढ़ा है। हमें लगता है कि ये जो यूपीएससी का क्रेज है वो आज है, नहीं, आज से 30-40 साल पहले आप जाकर देखोगे तब भी यूपीएससी का वैसा ही क्रेज था जो आज है। उस टाइम भी यूपी एंड बिहार जो ये बेल्ट था वहां पर कोई नौकरी किसी को पसंद नहीं थी। बनना है तो बेटे को कलेक्टर बनाना, नहीं तो कोई नौकरी काम की नहीं है। तो MS स्वामीनाथन सर जब दिल्ली में थे वहां पर ORN जो IRI पूसा के पास में है, करोल बाग, तो वहां पर उनके ऊपर भी वही प्रेशर दोस्तों का कि बिल्कुल आपको यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो सर ने दोस्तों के साथ खुद का भी मन किया, क्योंकि पढ़ाई तो खुद को करनी पड़ेगी, यस और नो। सर ने यूपीएससी एग्जाम दिया और यूपीएससी में सिलेक्शन हुआ। और सर किस में सेलेक्ट हुए? आईपीएस के लिए। किसके लिए? 1949। ये शायद आपको पता नहीं होगा। आईपीएस बनने के साथ ही सर का उसी टाइम नीदरलैंड में एक रिसर्च के लिए सिलेक्शन एक यूनिवर्सिटी में हो गया। अब उनके पास 2 चुनाव थे, एक रिसर्च, दूसरा आईपीएस। आईपीएस मतलब जहां पर उनका इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन सोशल प्रेशर और एक इंडिया में इसको ज्यादा प्रेस्टीज मिलने के कारण उन्होंने इस एग्जाम की तैयारी भी कर ली, क्रैक भी कर लिया। लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग में ये था कि रिसर्च में मेरा ज्यादा इंटरेस्ट है और मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है रिसर्च में जाने की इस यूनिवर्सिटी में, तो अंतर्द्वंद स्टार्ट। लेकिन उन्होंने क्या किया, सबको छोड़कर क्या किया कि नहीं, आईपीएस से बेहतर मैं कहां कर सकता हूं, रिसर्च में बेहतर कर सकता हूं। उन्होंने इस सर्विस को छोड़कर कहां चले गए? नीदरलैंड। और अब आपको रिजल्ट्स आपके सामने। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि जिस क्षेत्र में आपका सबसे ज्यादा मन करे कि ये वाला क्षेत्र है जहां पर मैं बेहतर कर सकता हूं, चाहे दूसरे लोग, समाज, फ्रेंड्स, घर वाले कुछ भी बोले, क्योंकि लास्ट एंड फाइनली काम किसको करना है उस क्षेत्र में? आपको। तो एक तो मन मार के काम करना है, एक आपको खुशी खुशी उस क्षेत्र में काम करना है। तो डिसीजन हमेशा आपका होना चाहिए। पॉजिटिव नेगेटिव क्या है वो उसमें आप किसी से एडवाइस ले सकते हो, लेकिन लास्ट एंड फाइनल कॉल, लास्ट एंड फाइनल डिसीजन आपका होना चाहिए। समझ गए? जितना भी बीएससी करने के बाद एग्रीकल्चर सेक्टर हमारे पास है, दूसरा और ज्यादा बड़ा करना है तो प्रशासनिक सेवाएं हमारे पास है, राजस्थान वाला भी है, आरएएस वगैरह, और यूपीएससी। और यूपीएससी हर किसी का एक सपना रहता है कि आईएएस और आईपीएस या फिर जितने भी, तो इनकी तरफ एक झुकाव तो हमारा हमेशा रहता है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि हमारा जो बैकग्राउंड रहता है कि हिंदी बैकग्राउंड या फिर एजुकेशन में हमने गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा, किसी गांव में, किसी ढाणी में कोई एक गवर्नमेंट स्कूल्स थी, वहां से बाड़मेर में कहीं दूर कोई गांव, वहां से हमने क्या किया, हमारा 12th, यस और नो। तो वो हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में रहता है कि यार वहां पर तो कंपटीशन इतने इतने बड़े लोगों से है, आईआईटी के लोग होंगे, डॉक्टर्स होंगे, उनकी एजुकेशन इतनी अच्छी होगी, हम तो यहां से पढ़ के आए हैं, हमारा क्या होगा पता नहीं, और ऊपर से एग्जाम भी इतना टफ। तो ये एग्जाम आपके माइंड का जो स्ट्रांगनेस है, क्या माइंड का टफनेस जो बोलते हैं ना, उसका है। इसमें इस चीज से फर्क नहीं पड़ता। इसमें अगर किसी ने आईआईटी में अगर कोई फर्स्ट रैंक लेके आया है, उसका सिलेक्शन होगा या नहीं डिसाइड नहीं कर सकता वो बंदा।
और किसी ने किसी गांव की स्कूल से तैयारी की, अपना 10th किया, 12th किया, लेकिन उसमें जज्बा है। जज्बा क्या कि उसके सामने नए सब्जेक्ट्स आएंगे, पॉलिटी पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है, ज्योग्राफी आपको पढ़ना है, जीएस आपको पढ़ना है, पूरा करंट अफेयर्स पढ़ना है, अपना ऑप्शनल तैयार करना है, एथिक्स पढ़ना है, निबंध पढ़ना है, ऐसे। तो ये क्या है? चैलेंज। क्या है ये? हमको लगता है कि पढ़ाई, कि इतना पढ़ना पड़ेगा। ये पढ़ाई नहीं है, ये यूपीएससी आपको क्या दे रहा है? क्या दे रहा है? चैलेंज। कि देखो, आपको पता भी होगा कि सारा सब्जेक्ट्स हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद हो सकता है कि बाद में उस सब्जेक्ट का यूटिलाइजेशन हो या नहीं, कोई मतलब नहीं है। ये आप फ्यूचर में बाद में आपको पता भी लगेगा कि जो सब्जेक्ट्स हमने पढ़े हैं उसमें कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होंगे, जैसे मैंने 12th में क्या पढ़ा? बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स। फिजिक्स का हो सकता है कि केवल 1% या 5% पूरे जीवन में मैं यूटिलाइज करूं। रिमेनिंग 90% मेरा क्या जा रहा है? वेस्टेज है कि नहीं? लेकिन फिर भी हमने पढ़ा। तो यूपीएससी में भी वो सब्जेक्ट्स हो सकता है कुछ सब्जेक्ट्स हमारे काम आए या नहीं, लेकिन वो हमारे सामने क्या है? चैलेंज। कि आप इन सब्जेक्ट्स को पढ़ो और इस एग्जाम को निकालो। ये एक पहले से ही आपको एक चैलेंज दिया गया है। अगर आप उस चैलेंज में सक्सेसफुल होते हो तब जाकर आपको वो रेस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाएगी, जो रेस्पॉन्सिबिलिटी इस एग्जाम के बाद, क्रैक करने के बाद आपको मिलता है। अदरवाइज तो हर कोई तैयार हो जाएगा। मैं पूछूं आपको कि किसी को आईएएस बनना है, कलेक्टर बनना है, हर कोई बोलेगा कि मुझे बनना है। सबको बनना है कि नहीं? लेकिन जब पता लगेगा कि नहीं, वहां काम इतना करना पड़ता है, बहुत ज्यादा टेंशन है, प्रेशर है, वर्क प्रेशर, तो उसमें फिर बोलेंगे कि यार ये कहां फंस गए। क्या? कहां फंस गए? तो इसलिए बाद में जाकर वो सब परेशानियां जो आए उनको झेल पाए, उससे पहले ही जो एग्जाम का पैटर्न ऐसा बना हुआ है कि आप एग्जाम के पैटर्न में ही वो टेस्ट कर लेते हैं कि ये बंदा वहां जाकर काम कर पाएगा या नहीं। तो इसलिए अगर आप में काबिलियत है और आप सोचते हो कि हाँ, वो काम करने के लिए ये वाला जो डिफिकल्टी है, ये वाले जो चैलेंजेस हैं, वो मैं फेस कर लूंगा, तो फिर उस बंदे के लिए एग्जाम बहुत सिंपल हो जाती है। क्या हो जाती है? एकदम सिंपल। लेकिन जो प्रोसेस है वो थोड़ी टफ है। उसमें कई बार सब्जेक्ट्स नहीं हो रहे तो आपको टेंशन आएगी, कई बार आपका प्री नहीं हो रहा तो टेंशन आएगी, कई बार मेंस नहीं हो रहा, कई बार इंटरव्यू में निकाल दिया, कई बार लोगों को 5-5, 6-6 अटेम्प्ट्स लग गए। तो वो पूरा देखकर क्या होता है, बार बार आपका जो सोच है वो क्या हो जाती है? थोड़ी सी टेंस। और वहां पर ही जब सामने वाला उन चैलेंजेस को फेस नहीं कर पाता है, वही हथियार डाल देता है। तो इसलिए ये वाला बहाना कि मैंने गांव की स्कूल से पढ़ाई की है या मेरा गवर्नमेंट एजुकेशन रहा है, मुझे हिंदी आती है, मुझे इंग्लिश नहीं आती, मेरा तो बैकग्राउंड एकदम खराब रहा है, मैंने अपने घर वालों को बोला था कि मुझे प्राइवेट में पढ़ा दो, लेकिन उन्होंने उस स्कूल के बजाय मुझे उस स्कूल में भेज दिया। ऐसा होता है कि नहीं? मेरे साथ वाला वहां चला गया था डिस्ट्रिक्ट में पढ़ने के लिए, लेकिन मैं केवल यहां तहसील में रह गया। तो ये बहुत सारे हमारे क्या है, बहुत सारे क्या है बहाने। क्या है? मेरा जो एजुकेशन था वो मैंने 10th एंड 12th पूरा मैंने भी किससे किया? एक गवर्नमेंट स्कूल। लेकिन एक बात बताऊं, मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने का एक अलग मजा है। क्या है? गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने का क्या मजा है, वो मैंने गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ के महसूस किया कि जिस कोई टीचर ज्यादा पिटाई करता है, क्या करता है? ज्यादा पिटाई करता है, तो उसके लेक्चर को आप बंक मार दो, कोई टेंशन नहीं। प्राइवेट स्कूल में क्या होता है? डेली होमवर्क। एक लेक्चर आप बंक नहीं कर सकते। एक लेक्चर बंक किया तो डायरेक्ट फोन घर वालों को और पेरेंट्स को बुला लेते हैं। किसको? नंबर कम आ गए तो पेरेंट्स को बुला लेंगे
और पेरेंट के सामने बुलाएंगे, सुनाएंगे। गवर्नमेंट स्कूल्स में ये दिक्कत ही नहीं है, नंबर कमा रहे हैं तो उनको टेंशन नहीं, क्लास जा रहे हो तो टेंशन नहीं, कोई लेक्चर आपको पसंद नहीं आ रहा है तो मत जाओ, जिस दिन होमवर्क नहीं किया उस दिन बंक मार दो, कोई भी बहाना मार दो। तो कुछ न कुछ फायदा है गवर्नमेंट स्कूल्स का भी। लेकिन आपने देखा होगा कि अब सिचुएशंस बहुत अलग हो चुकी है। जो कमियां, जो सब्जेक्ट्स, ये तो मैं यही बोल रहा हूं कि डिपेंड हमारे ऊपर करता है कि हम किसी भी स्कूल्स में पढ़े, गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ना या प्राइवेट स्कूल्स में, हमको रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना आता है या नहीं। गवर्नमेंट स्कूल्स में टीचर पढ़ाने आते हैं, ये डिपेंड आप पे करता है कि आपको उससे, वो अगर पढ़ाता भी नहीं है तो आप खुद जाओ उससे बार बार पूछो कि ये क्वेश्चंस सर कैसे होगा। एक बार मना कर देगा लेकिन दूसरी बार तो उसको समझाएगा। तो हर बार आपके साथ ये होगा कि रिसोर्सेज आपके आसपास रहेंगे। सोशल मीडिया पर पूरा रिसोर्सेज भरे हुए हैं। आप किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हो, वहां पर भी आपके पास अभी मटेरियल की कमी नहीं है। हिंदी मीडियम में भी अभी मटेरियल की कमी नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप उन रिसोर्सेज का सही से इस्तेमाल कर पा रहे हो या नहीं, आपके पास प्रॉपर गाइडेंस है या नहीं। तो सबसे पहले आपके पास प्रॉपर गाइडेंस होनी चाहिए। उसके पास जो भी आपके रिसोर्सेज मिले हैं, जो आपको टाइम मिला हुआ है, उसका प्रॉपर आपको यूटिलाइज करना है अपने बीएससी के दौरान। और पूरा यूपीएससी का तो आपको पूरा एक सिलेबस जो है, एग्जाम का पैटर्न है, उसको पूरा समझकर इस एग्जाम में आपको आगे बढ़ना है। 10th 12th मेरा गवर्नमेंट स्कूल्स में हुआ। उसके बाद जो नीट था उसमें 3 बार फेल। बनना तो मुझे क्या था, डॉक्टर, लेकिन 3 बार देने के बाद नहीं बने। फिर उसके बाद आईआरआई में सिलेक्शन हुआ, वहां पर फिर 3 बार जो प्री था यूपीएससी का, उसमें अगेन असफलता। चौथी बार में जाकर फाइनल सिलेक्शन। तो ऐसा नहीं है कि आपके सामने मैं खड़ा हूं तो हाँ मैं बहुत कोई अच्छी स्कूल से पढ़ाऊंगा, या फिर मेरा तो जो माइंड का लेवल होगा वो आइंस्टीन की तरह होगा, मुझे तो सब चीजें याद रह जाती होगी। ऐसा नहीं है, मुझे कभी कोई असफलता ही नहीं मिली होगी। ये सबकी लाइफ में होता है, सफलता असफलता, ये दौर जो है ये चलता रहता है। लेकिन जो फाइनल सिलेक्शन है या फाइनल सक्सेस उसको मिल जाती है जो इस दौर को थोड़ा सा समझदारी के साथ निकाल देता है। कभी कभी क्या होगा, थोड़ा डाउन, जैसे हो सकता है कि आप यहाँ टेस्ट देते होंगे, किसी टेस्ट में आपका नंबर कम आ गया, एक टेस्ट में नंबर कम आ गया, 2 टेस्ट में आपके नंबर कम आ गए, 3 में आ गए, कोई बात नहीं। आपको ये देखना है कि उस टेस्ट में मेरी क्या कमियां रही, कौन सा ऐसा चैप्टर है या कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसमें मेरे नंबर कम आए या जिसमें मेरे कन्फ्यूजन के कारण नेगेटिव मार्किंग हो रही है, कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो मेरे समझ में नहीं आ रहा, कैसे मुझे उसको समझना है। टीचर से जाके बात करो, जो आपके साथ वाला है उसके जिसके मार्क्स ज़्यादा आ रहे हैं उससे पूछो। हाँ, लेकिन कई बार कंपटीशन का टाइम रहता क्या कि दोस्त भी कई बार गलत स्ट्रेटेजी बता देता है, क्योंकि भाई फर्स्ट रैंक उसको अगर लानी है तो क्या करेगा, वो सोचेगा क्या पता अगली बार ये टॉप कर जाए। होता है कि नहीं? तो आपको जिनके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं उनसे थोड़ा सा ट्रिक्स पूछना है कि आप इस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ रहे हो, टीचर से पूछना है। हर एक सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़कर समझकर प्रिपरेशन को अच्छे से करके आप अच्छी यूनिवर्सिटी में जा सकते हो। और सर ने बताया भी कि एक अच्छी यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन होने के बाद आपकी जो लाइफ है वो थोड़ा सा क्या हो जाती है, आसान। वहां का जो एनवायरनमेंट मिलता है उससे आपकी जो डिसीजंस हैं, आपकी जो मेहनत करने के बाद जो रिजल्ट्स हैं वो और बेहतर हो जाते हैं। तो ये थोड़ा सा हमें जब भी असफलता मिले, जब भी नंबर कम आए या जब भी कोई भी ऐसी दिक्कत आए तो ऐसे हथियार नहीं डालना है कि नहीं मेरा तो काम ही गलत हो गया, मैं किसी काम का नहीं हूँ, मेरे सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा,
मेरा तो इस बार सिलेक्शन नहीं होना, निराशा। निराशा हमें बहुत हद तक तोड़ती है और उससे जो हमारी परफॉर्मेंस है वो खत्म हो जाती है। तो आपको कभी भी लाइफ में ये फिक्स कर लो कि निराश नहीं होना है। क्या नहीं होना है? ताली वाली नहीं बजाते हो आप लोग? ताली बजाने के दो साइन होते हैं, एक कि आपको जो सामने वाला बोल रहा है वो समझ में आ रहा है क्या और मजा आ रहा है। दूसरा, हमारे टाइम में क्या होता था, जब 2-3-4 लोग बोलने वाले आते थे तो जब भी ऐसा लगता था बब बोर कर रहा है तो जोर जोर से ताली। लेकिन कई बार ये उल्टा पड़ जाता था। क्या पड़ जाता था? सामने वाला सोचता था कि मैं अच्छा बोल रहा हूं इसलिए ताली बज रही है, तो ये उल्टा। एक तो यूपीएससी जो है उसके बारे में मैंने जर्नी बताया कि जर्नी थोड़ा सा, उसका प्रोसीजर थोड़ा सा क्या टफ, लेकिन आप जो भी बीएससी के लिए आगे जाओगे, अगर आपका मन करता है कि मुझे यूपीएससी में जाना है, मुझे आईएएस बनना है, तो आप इजीली, अभी रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है। मैंने खुद ने हिंदी मीडियम से क्रैक किया है और आपके पास ऑप्शनल जो है हमारा एग्रीकल्चर, वो एक अच्छा सब्जेक्ट है, हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट क्या है। तो आप बीएससी के दौरान ही उस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ना, और बीएससी के दौरान ही आप क्या कर सकते हो, उसको जो अपना यूपीएससी का जो सिलेबस है, जो सब्जेक्ट्स हैं, उनको भी थोड़ा थोड़ा एनसीईआरटी पढ़ लिया, जो स्टैंडर्ड बुक्स है उनको पढ़ना स्टार्ट कर दिया, तो आप बीएससी के दौरान सिलेबस को कुछ हद तक कंप्लीट कर सकते हो, अपना ऑप्शनल आप कंप्लीट कर सकते हो। तो आपको क्या होगा, ये जर्नी क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। और मेरे सिलेक्शन होने के बाद, क्योंकि मैंने देखा कि हिंदी मीडियम में एक प्रॉपर गाइडेंस, भाई कोचिंग इंस्टीट्यूट तो बहुत है, क्या है, कोचिंग इंस्टीट्यूट तो बहुत है हिंदी मीडियम में भी, लेकिन जब तक आप वहां पर एडमिशन नहीं लोगे तो टीचर आपको क्यों बताएगा कि कैसा पढ़ना है पूरा अच्छे से? यस और नो? अगर वो फ्री में बताएंगे तो कोचिंग कैसे चलेगी? तो हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं उनको कुछ कि सर हम ऑप्शनल को कैसे तैयार करें, एग्रीकल्चर में क्या क्या रिसोर्सेज हैं, कौन कौन सी बुक लिस्ट है, ऐसे कैसे तैयार करें, एथिक्स को कैसे पढ़ना है, उन सभी हिंदी मीडियम्स के लिए मैंने खुद ने एक अपना यूट्यूब चैनल है, उस पर सब कुछ डाल दिया। आप वहां पर जाके वीडियोज देख सकते हो। आईएएस प्रहलाद के नाम से एक चैनल है, आप सर्च कर लेना तो वो आपको मिल जाएगा, ठीक है, वहां पर। और सेकंड, जब भी आपको कभी लगे कि मुझे यूपीएससी की प्रिपरेशन करना है, अच्छे से गाइडेंस चाहिए, उसके लिए मैं ऑलवेज आपके साथ हूं, हमेशा आपके लिए साथ हूं, उसका आपको कभी भी टेंशन नहीं लेना है। एक सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि पढ़ाई के दौरान हमें क्या लगता है कि जो पूरे 24 घंटे हैं, नहीं उसको भी मत निकालो, उसको ज्ञान लेना है। नहीं, ये हंसने की बात नहीं है। आपको पता है डॉग्स जो रहते हैं उनमें लर्निंग कैपेसिटी बहुत होती है, क्या होती है? हाँ, तभी आपको पता है कि पूरा आर्मी जो रहती है उनमें डॉग स्क्वाड पूरा रहता है। क्यों रहता है? जो काम ह्यूमंस नहीं कर सकते वो कौन कर सकता है? डॉग। कहीं पर माइंस बिछी हुई है, उनको खोज निकालते हैं। कहीं दूर अगर कोई भी आतंकवादी है, टेररिस्ट, वो किसी पर्टिकुलर वे से भाग गया है और कहीं छुपा हुआ है, तो वो केवल उसकी गंध सूंघ के ही उसको पकड़ लेंगे, क्या?
तो ये इनमें बहुत ज़्यादा एक अच्छी कैपेसिटी है। और वफादारी में कुत्ते से बेस्ट कोई जानवर नहीं है। तो मैं एक हेल्थ की बात कर रहा था, कुछ कुछ पॉइंट्स जिसमें एक है हेल्थ। अभी टाइम का थोड़ा सा टाइम है आप लोगों के पास? आवाज थोड़ा कम आई है, अगर जोर से बोलोगे तो मैं दूंगा। ओके, तो एक क्या करना है, हेल्थ जो सबसे मेन प्रायोरिटी है। अगर मैं बोलूं कि पढ़ाई, मतलब पढ़ाई छोड़ो, अगर मैं पूरे लाइफ में आपके पूरे लाइफ से सबसे मेन प्रायोरिटी पे रखूं कि क्या सबसे इंपॉर्टेंट है, आपका यूपीएससी में फर्स्ट रैंक आना सबसे इंपॉर्टेंट है, या फिर भारत रत्न पाना सबसे इंपॉर्टेंट है, या अमेरिका का राष्ट्रपति बन जाना सबसे इंपॉर्टेंट है, उनसे सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पे है आपकी हेल्थ। क्या हम इस चीज को इग्नोर करके सब कुछ पाना चाहते हैं? क्या हेल्थ एक साइड, बाकी सब कुछ हम पाना चाहते हैं। तो आपको अपने स्टूडेंट लाइफ में कम से कम 24 घंटे में से आधा या 1 घंटा किस चीज के लिए निकालना है? हेल्थ के लिए। योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज या रनिंग, कुछ ना कुछ आपको करना है। इससे हमें लगता है कि मेरा 1 घंटा या आधा घंटा खराब हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। 1 घंटा आधा घंटा बॉडी पर एक्सरसाइज में देने से पूरा जो रिमेनिंग टाइम है पूरा दिन का, उसमें हमारे पास पूरी एनर्जी क्या रहती है? एनर्जी बनी हुई रहती है। तो इसलिए हेल्थ का हमेशा ध्यान रखना है। कभी कोई सर्दी जुकाम नहीं होगा, कभी कोई सिर दर्द नहीं होगा, और कभी आपको थकान जो महसूस होती है ना कि मुझे पढ़ने के बाद थकान महसूस हो रही है, नींद आ रही है, वो सब इसी कारण है क्योंकि आपका बॉडी क्या नहीं है? एक्टिव। क्या नहीं है? इसलिए आपको अपनी हेल्थ का जरूर ध्यान देना है। खाने पीने का हमेशा बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, तब जाकर सबसे पहले आपका बॉडी जब स्वस्थ होगा तो आप कोई भी आपका टारगेट रहेगा उसे अचीव कर लोगे। तो बॉडी पे ध्यान जरूर देना है। हाँ, मुझे समझ आ रहा है। एक एग्जाम का प्रेशर मैंने बता ही दिया। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने जब नीट की तैयारी की, ये सही से मैं आज जान पा रहा हूं कि अगर मुझे एग्जाम का प्रेशर हैंडल करना आता, क्या एग्जाम का प्रेशर हैंडल करना आता, सही गाइडेंस होती, तो मैं आराम से नीट निकाल देता। लेकिन एग्जाम का प्रेशर मुझे हैंडल करना ही नहीं आता था। एक सब्जेक्ट फिजिक्स, वो थोड़ा समझ में नहीं आता, मुझे लगता है ये सब्जेक्ट मैं कभी नहीं पढ़ सकता, ये सब्जेक्ट बहुत हार्ड है, मेरा माइंड इस लेवल का नहीं है कि मैं इस सब्जेक्ट को समझ पाऊं, ये सब्जेक्ट बड़ा है, मेरा माइंड छोटा है। इस तरीके की थिंकिंग 12th के लेवल पर बच्चे की यही थिंकिंग रहती है, समझ रहे हो? वो सोचता है कि मैं इस लायक नहीं हूं, अंदर अंदर सोचने लगते हैं, ओवर थिंकिंग करने लगते हैं। तो अगर आपको एग्जाम का प्रेशर हैंडल करना आ गया और आपको ये समझना है कि ये सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा है, क्या ये हर एक स्टूडेंट्स के साथ होता है। यूपीएससी में किसी की फर्स्ट रैंक आई या 1000वीं रैंक आई, सबके साथ ऐसा होगा कि फर्स्ट रैंक वाले ने भी उतना ही प्रेशर झेला है, लास्ट वाले ने उतना ही प्रेशर झेला है, लेकिन प्रेशर मैनेजमेंट करने का तरीका दोनों का अलग हो सकता है। और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ उसने भी उतनी पढ़ाई की होगी, लेकिन एग्जाम के वहां पर हॉल में प्रेशर हैंडल नहीं कर पाया। जब मेरा खुद का जो 3rd अटेम्प्ट था यूपीएससी का, उसमें मेरा जो सिलेक्शन नहीं हुआ था प्री में, उसका रीजन था क्या था? सीसेट। क्या 2 पेपर होते हैं, एक जीएस एक सीसेट। जीएस का पहले हो जाता है, सीसेट का बाद में होता है, एक ही दिन में। तो जब जीएस का पेपर मैंने दिया तो उसमें मुझे लग रहा था, जब हमने थोड़ा सा जोड़ा कि हाँ कितने क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो मतलब कट ऑफ आराम से पार हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कट ऑफ पार हो जाएगी 100%।
और जीएस में थर्ड अटेम्प्ट में हो भी गया था। क्या हो गया? जीएस का कट ऑफ पार कर लिए। लेकिन सीसेट में एक जो घंटा था, जो फर्स्ट जो मेन एक घंटा जो शुरू का था, 2 घंटे मिलते हैं, पहला जो घंटा था उसमें क्या किया, पैसेज में घुस गए। किसमें? पैसेज वहां रहते हैं, तो उसमें एक क्वेश्चन किया, नहीं आया। पूरा पहले पैसेज पढ़ो, उसके बाद क्वेश्चंस को देखो। क्वेश्चंस में समझ में नहीं आ रहा है कि ये पूछ क्या रहा है। पैसेज में ऐसी कोई बात नहीं किया और क्वेश्चंस इतने घुमावदार रहते हैं कि कुछ समझ में नहीं आया। एक क्वेश्चन किया, नहीं। दूसरा किया, नहीं। ऐसे करते करते 30-40 मिनट निकल गई। कितनी? 30-40 मिनट। और फिर दिमाग में आ गया कि अरे यार, वो जो जीएस का पेपर था ना, उसमें तो कट ऑफ पार हो रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि सीसेट की वजह से अब सिलेक्शन नहीं होगा। क्या? तो आगे का जो लगभग आपका टाइम था 1 घंटा 20 मिनट, वो उसी अंतर्द्वंद में, तो एग्जाम के वहां पर आपका जो क्या है, एग्जाम टाइम में जो आपका पेपर जब देने का टाइम रहता है, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रहता है कितना भी आपने पढ़ा हो पूरा साल, एग्जाम के टाइम में आपको प्रेशर हैंडल करना आना चाहिए। उसके लिए सबसे बढ़िया तरीका क्या रहता है कि बिल्कुल जो एग्जाम में जो एनवायरनमेंट रहता है, एग्जाम में जैसे आपको पेपर देना रहता है, उसी एनवायरनमेंट में उसी एफर्ट्स के साथ आपको पहले से ही बहुत सारे मॉक देने, टेस्ट पेपर आपको लगा लेने हैं। क्या लगा लेने हैं? टेस्ट पेपर, उसी सीरियसनेस के साथ। ऐसा नहीं कि मैं फाइनल एग्जाम में देखूंगा, उससे पहले ही आपकी इतनी तैयारी अच्छे से हो जानी चाहिए कि वहां पर जो प्रेशर आएगा उसको मैं हैंडल कर लूंगा। और क्या क्या गलतियां वहां पर हो सकती है वो भी आपको, ओएमआर मैंने देखा, ओएमआर भरने में कई बार गलतियां कर देते हैं, कई बार गलत 1-2 क्वेश्चन से ओएमआर भरने में गलत हुआ, आप पूरा एक रैंक जो है आपकी, वो पूरा अच्छी रैंक से आप बाहर हो जाते हो। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। एक मेरे दिमाग में आ रहा था, हाँ, एक गर्ल्स को लेकर मुझे थोड़ा सा बोलना था कि अरे सिर नहीं पकड़ना, अच्छी बात बोलूंगा। मैंने जैसे बोला कि कुछ ने सिर पकड़ लिया। एक तो मुझे जैसे इतनी सारी बैठी है तो मुझे देख के अच्छा लगा कि ये अच्छा लगा कि पहले होता था, ठीक है सर, तोड़ तो नहीं हो रहे पक्का? क्या करना है? ओके सर। अब मैं थोड़ा ज़्यादा बोल सकता हूँ, क्योंकि इस पहले सर का डर था कि कुछ उल्टा सीधा ना निकल जाए। सर वीसी थे, सर हमारे डीडीजी भी थे आईआरआई में, तो थोड़ा डर तो रहता ना सीनियर्स का और गुरुजनों का। यस और नो? तो अब कुछ ऐसी वैसी बातें भी कर सकते हैं। हाँ,
जब जब मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा था तो उस टाइम बहुत सारी गर्ल्स ऐसी थी जिनके बारे में ऐसा था, जब वो पढ़ने आए थे दिल्ली, कि हमारी वो फ्रेंड थी, वो भी पढ़ना चाहती थी। क्या? वो भी पढ़ना चाहती थी, लेकिन घर वाले भेजते नहीं है। तो आपको यहाँ पर पढ़ने का मौका मिला है, ये बहुत अच्छी बात है। क्या है? मीन्स आप बहुत लकी हो। क्या हो? भाग्य। तो आपको ये जो आपको मौका मिला है, इसको क्या करना है? यूटिलाइज। क्या करना है? लेकिन एक बात आपको हमेशा ध्यान रखना है। क्या याद रखना है? हमेशा ध्यान, कि जनरली क्या होता है कि हमारे समाज में मेल फीमेल, बेटा और बेटी, उसमें थोड़ा सा इस लेवल पर कहीं ना कहीं हम भेदभाव कर ही लेते हैं। क्या कर लेते हैं? भेदभाव वहां कर लेते हैं जहां पर 10th 12th तक तो बेटी को पढ़ा देंगे, लेकिन जैसे ही हायर स्टडीज की बात आती है तो क्या आता है? नहीं, घर से दूर नहीं भेजे। ऐसा होता है ना। और जैसे ये भावना आती है घर वालों में कि घर से दूर नहीं भेजेंगे, बेटी को नहीं भेजेंगे, बेटे को भेज देंगे, वहीं पर आपका प्रोग्रेस वो खत्म हो जाता है। क्या हो जाता है? तो गर्ल्स किसी भी एंगल से लड़कों से कम नहीं है। वो भी बाहर पढ़ सकती है, बाहर जाकर अच्छे यूनिवर्सिटीज में पढ़ सकती है, और आपको वो मौका मिला है। तो मैं यही कहूंगा कि बिना टेंशन लिए, हो सकता है कि आपको प्रेशर डाल रहे होंगे घर वाले कि 1 साल है, अगली साल शादी कर देंगे अगर इस बार नहीं हुआ तो। ऐसा कई बार बोलते होंगे ना कोई, या फिर सिर्फ बीएससी कर लो उसके बाद शादी करवा देंगे। अरे आपके घर वाले अच्छे होंगे तो कहीं ना कहीं प्रेशर रहता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि उस प्रेशर को आपको अवॉइड करना है। क्या करना है? आपको ये शादी विवाह का टेंशन नहीं लेना है। क्या? और एक और बात है, सबसे ज्यादा आपको बनना है इमोशनल इंटेलिजेंट। क्या बनना है? ये सभी के लिए है। क्या? इमोशनल इंटेलिजेंट इसलिए बनना है कि कई बार हमें इमोशनली ब्लैकमेल करके जो हमारे डिसीजंस रहते हैं, हमारी जो प्रोग्रेस रहती है, उसको रोकने के लिए कहीं ना कहीं घर वाले हमारे ऊपर प्रेशर डालते हैं। क्या? वो आपको बोलेंगे कि इतना पढ़ा दिया, अब हमारा कहना मानना है, तुमको या तो शादी करनी है या फिर ये नौकरी छोड़ के इस नौकरी की तैयारी करनी है, जबकि आपका वो मन ही नहीं है, लड़का हो या लड़की, किसी के लिए भी। ऐसा होता है ना कभी कभी कि नहीं, अभी बीएससी हो गया, पहले नौकरी ले लो, उसके बाद जो करना है, तुम्हारी एज निकल जाएगी शादी की, पहले शादी करवाना है। क्योंकि कोई भी फलाना दिखाना, दादा हो, दादी हो, नाना हो, नानी, उनकी एज हो गई है, शादी, तुम्हारी शादी देख के जाएंगे तो उनको अच्छा मतलब स्वर्ग वगैरह मिल जाएगा, इसलिए क्या करना है? शादी कर लो। और आप उनके इस इमोशनल ब्लैकमेल के चक्कर में क्या हो जाते हो? पड़ जाते हो। या फिर घर में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, उसका टेंशन लेके बैठे हो। आपको थोड़ा सा क्या बनना है? इमोशनल इंटेलिजेंट। क्या बनना है? अगर आपको बेहतर भविष्य चाहिए, आपको कुछ अच्छा तगड़ा करना लाइफ में, तो आपके इमोशंस के साथ कोई खेले नहीं। इतना आपको क्या बनना है? टफ। क्या बनना है? अगर इतना आपने कर लिया तो फिर बहुत सारे डिसीजंस आपके अपने होंगे और उनके रिजल्ट्स भी बेहतर होंगे। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जितने भी गर्ल्स हैं वो बहुत भाग्यशाली है कि आपको यहाँ पे रॉयल में आकर घर वालों ने भेजा, और अभी मेंटलिटी जो है घर वालों की वो क्या हो रही है? चेंज हो रही है। क्या हो रही है? तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। तो इसलिए मैं आपके लिए इतना सा ही कहूँगा कि इस अपॉर्चुनिटी को जाने नहीं देना है। क्या? हाँ, और बोलो क्या?
एक थोड़ा सा, कई बार हम लगता होगा ना कि स्टडी जो है या पढ़ाई ये सबसे टफ है लाइफ में, क्या है? अपन को लगता है कि वो वाला काम सबसे सिंपल है, इसकी लाइफ अच्छी है, ये वाला काम कर लेंगे, ऐसा लगता है ना कभी कभी। लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि जो पढ़ाई वाला लाइफ रहता है, क्या पढ़ाई वाला जो लाइफ रहता है, जैसे हमने आईएएस क्रैक कर लिया, क्या कर लिया, लेकिन जो पढ़ाई वाला माहौल है, अगर मैं याद करूं अपना जो प्रिपरेशन का फेज, क्या प्रिपरेशन वाला जो फेज था, जब पढ़ाई वाला टाइम था, वो सबसे ज्यादा मस्त रहता है। कौन सा? वो हमेशा याद रहता है, वो आपका लाइफ का सबसे अच्छा टाइम रहता है, क्या? क्योंकि पहले मुझे कोई बोलता था तो मुझे लगता था कि ये सब क्या बना रहे हैं, पागल बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, ये ऐसे ही बोलते हैं। लेकिन ये जो प्रिपरेशन वाला टाइम है आपका, जो आपका पढ़ाई वाला टाइम है, ये लाइफ का आपका सबसे बेहतरीन टाइम रहता है। तो इसको अच्छे से आपको यूटिलाइज करना है, क्या करना है, इसको ऐसे ही गंवाना नहीं है। एक लाइब्रेरी रूम में नहीं पढ़ना, क्या चांस ऐसा आपको पैटर्न बनाना, लाइब्रेरी है यहां पर, हाँ, तो सबसे अच्छा है लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में पढ़ने से क्या होता है ना कि जिस दिन आपका पढ़ाई में मन भी नहीं कर रहा है तो दूसरे को देख के आप पढ़ना स्टार्ट करते हो। किसको? रूम में आप आराम से लेटे हुए हो, पढ़ाई करने का मन कर रहा है या नहीं करना है, आलस कर रहे हो, सो जा रहे हो, तो अगर आपको रियल में सफलता चाहिए तो आपको लाइब्रेरी का यूटिलाइजेशन करना है। किसका? और उसका एक पर्टिकुलर टाइम बना लो। और एक मैंने ये सुना था, एक क्वेश्चन भी था, कल कोई पूछ रहा था मुझसे कि सर कोचिंग और सेल्फ स्टडी, इसको कैसे हम क्या करें, मैनेज करें। हमारा बहुत सारा टाइम तो किस में चला जाता है, कोचिंग में। होता है क्या ऐसा? तो एक तो कोचिंग के आइडिया से सोचना बंद करो, क्या कि मुझे क्लास में जाना है, वो टीचर उस टॉपिक को पढ़ाएगा, फिर मुझे आके रूम पे उसको अलग से पढ़ना है, वो वहां पर इजीनेस के साथ रहना है। क्या रहना है? क्लास में मुझे उसको याद नहीं करना, क्या याद नहीं करना, वहां पर मुझे केवल क्या करना है, समझना है कि ये क्या बोल रहा है। लेकिन मेरा कहना यह है कि क्लास में जब आप कोचिंग में हो, कोचिंग में जो भी टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, तो आपका कंसंट्रेशन इतना होना चाहिए कि जितनी ज्यादा मैक्सिमम बातें आप क्लास में याद कर पाओ, जितना ज्यादा आप क्लास में समझ पाओ, जितना ज्यादा उसको यूटिलाइज कर पाओ टाइम को, वो क्लास में आपको क्या करना है, करना है। और घर पर आकर फिर उसका रिवीजन करना है। और नोट्स वगैरह तो नहीं बनाते आप क्लास में? क्लास में नोट्स बनाते हो? और घर पे आकर कोई नोट्स नहीं बनाता? इनको बोलो सर यही है। अरे सर लोग यही हैं, आके डांस करेंगे। मैंने अपना भाषण इसलिए पहले रखवा दिया ताकि आप बैठे रहो उनके डांस के लिए, क्योंकि मुझे पता था कि अगर वो डांस करके चले गए सब, आप कोई नहीं रुकने वाले। पता लगेगा कि क्या पता सर बोर करेंगे या क्या, इतने सारे भाषणबाजी हो गया है कि नहीं। ठीक है, हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, क्लास में, हाँ, ये आदत आपको बिल्कुल नहीं डालनी है कि क्लास में जाकर सिंपल नोट्स बना लेना है, रफ नोट्स, क्या, और फिर आकर उनको सुंदर राइटिंग से आके क्लास घर पर आकर उनको वापस से लिखना है। ये गलती क्लास में जैसे भी नोट्स बने क्लास में बनाना है, घर पर आकर रूम पर आकर लाइब्रेरी में जाके केवल रिवीजन करना है। क्या करना है? रिवीजन। और एक आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है। क्या बनाना है? शॉर्ट नोट्स बनाने से क्या फायदा होता है कि रिवीजन में आसानी होती है। क्या होती है?
रिवीजन में आसानी होती है। तो एक शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं वो थोड़ा सा आप क्या करना, थोड़ा सा उस पे जाइए, पर आपके पास तो मोबाइल नहीं है, तो जीएल सर बताएंगे आपको कि शॉर्ट नोट्स बनाते कैसे। ये एक टेक्निक होती है, क्या होती है कि एक चैप्टर है, जैसे बायोलॉजी में कोई चैप्टर है, ठीक है, तो उसमें से कुछ पॉइंट्स रहते होंगे जो आपको जनरली याद रहते हैं, क्या याद रहते हैं, लेकिन कुछ कुछ पॉइंट्स ऐसे रहते हैं जो बार बार आप ऐसे लगते हैं कि यार वो तो मैं भूल गया, क्या हो गया, जब भी कोई पूछते हैं तो वो जो आपको लगता है कि वहां पे कंफ्यूजन है, या फिर दो सेम वर्ड है, एक जैसे वर्ड है या एक जैसे कॉन्सेप्ट है, उनमें गलत होने का चांस है, उनको आपको क्या करना है, एक अलग से शॉर्ट नोट्स लिखकर आपको क्या कर लेना है, अलग से आपको लिखकर उनको बार बार रिवीजन करना है, उससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। तो ये सब तो कंप्लीट हमारी लगभग बातें हमने कवर कर लिया। अगर आपका कोई भी ऐसा कॉमन डाउट हो, गर्ल्स में से कोई एक जिसको लगता है कि ये वाला क्वेश्चन छूट गया, ये वाला अगर और कवर हो जाए, तो कोई एक, हम 7 बजे तक लूंगा, 13 मिनट्स और है। अब ऐसा कोई बच्चा जिसको कुछ सर से पूछना है, डायरेक्ट पूछ सकता है। सर है ना, मुझे पूछना है कि स्टडी नहीं, वो क्वेश्चन पूछना है जो मैंने कवर नहीं किया। अगर कवर हो गया तो नहीं पूछना है। हाँ, टाइम टेबल कैसे बना है, क्या मतलब कोचिंग से आने के बाद टाइम टेबल कैसे बना है। नहीं सर, कोचिंग से आने के बाद टाइम टेबल कैसे बनाएं? मैंने कैसे पढ़ाई की थी? और कोई बच्चा है क्या? यस। बताओ, इधर जल्दी भेजो उसको, बता बेटा। Sir, how to be dedicated to anything? How to be dedicated to anything? अच्छा, डेडिकेशन, एक पूछ रहा डेडिकेशन, दूसरा टाइम टेबल, ठीक है, टाइम टेबल। और मैंने कैसे पढ़ाई की, ठीक है, वो भी बताएंगे। नमस्कार सर। हाँ, सर मुझे पूछना है कि कॉन्फिडेंस को बनाए कैसे रखिए। कॉन्फिडेंस को कैसे बनाए रखना, ठीक है, कॉन्फिडेंस, डेडिकेशन, टाइम टेबल, बहुत बढ़िया, गुड, डन सर। ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले तो डेडिकेशन, कि डेडिकेशन कैसे बनाए रखें, यस और नो? खुद ही इसके लिए आपका विजन थोड़ा सा क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्लियर, विजन क्लियर होना चाहिए। और आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो मैं कर रहा हूं इसका पर्पज क्या है और इससे फायदा क्या मिलेगा, क्या मिलेगा। जब आप कंफ्यूज रहते हो, क्या आपको जब लगता है कि मैं ये तैयारी कर रही हूं अभी, इसमें आपको जब पता नहीं है कि ये पर्टिकुलर एग्जाम देने के बाद मुझे आईआरए में एडमिशन मिलेगा या फिर बीएचयू में मिलेगा या फिर वहाँ मिलने के बाद क्या फ़ायदा होगा, और इससे पूरा एक लाइफ जर्नी, जब तक ये 5 मिनट का मैं टाइम 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, जिसको तो उठ को जाना रहे आप थोड़ा सा सेट हो जाओ, क्योंकि ये जब चलते हुए दिखते हैं तो अरे बीच में किसी बच्चे को खड़ा नहीं होना है। सॉरी सर। अगर इमरजेंसी है तो आप जा सकते हो, लेकिन 2 मिनट का टाइम है, जल्दी से उठ के जिसको जाना रहे। वो चलते हुए दिखते हैं तो थोड़ा सा हमको भी, कौन सा टिंडल प्रभाव बोलते हैं उसको, टिंडल इफेक्ट, यस।
हाँ, डेडिकेशन। तो डेडिकेशन ऐसा नहीं है कि एक ऐसा दवा है जिसको घूट मतलब बना के पिला दो और डेडिकेशन आ जाएगा। इसके लिए आपको थोड़ा सा चीज़ों को क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा कि आप जो काम कर रहे हो उसमें आपको फ्यूचर में क्या फ़ायदा मिलने वाला है। जैसे गर्ल्स की मैं बात करूं, ठीक है, पर्टिकुलर किसकी, हाँ, तो अगर आप अभी ये समझ नहीं पा रहे हो कि अगर मैं अभी अच्छी पढ़ाई नहीं करूंगी, ठीक है, तो अपना लाइफ क्या होने वाला है, आपका लाइफ किसी दूसरे के हाथ में। देखो सबसे इंपॉर्टेंट पता क्या है, आप लाइफ में थोड़ा सा उस टाइप का बनो कि आप सेल्फ डिसीजन ले सको। क्या कर सको, अगर आप सेल्फ डिसीजन नहीं ले पा रहे और आप गर्ल्स की हालत देखते होंगे समाज में, वो उसका रीजन क्या है, आपकी क्वालिफिकेशंस या आपकी स्किल्स या फिर आपका एजुकेशन वो उस लेवल का नहीं हो पाता जितना सामने वाला आपके ऊपर राज करने की कोशिश कर रहा है या अपने डिसीजंस आपके ऊपर थोपने की कोशिश कर रहा है। यस और नो? जनरली क्या है समाज में कि शादियां इस पैटर्न से होगी कि वो नौकरी करता है पति, आप घर का काम करो। तो अब आपको क्या काम करना है, सारा उसके हिसाब से पूरे डिसीजंस पूरे लाइफ के। कितना नेगेटिव चीज है कि आपने अपनी पूरी लाइफ किसी दूसरे के हाथों में सौंप दी। पहले डिसीजंस कौन ले रहा है, परिवार, उसके बाद परिवार ने किसी ऐसे आदमी को सौंप दिया जिसको आप जानते नहीं थे, वो आपके डिसीजंस ले रहा है। तो अगर आप ये नहीं करना चाहते हो तो इससे बड़ा डेडिकेशन क्या होगा कि मुझे ये नहीं करवाना इसलिए मुझे पढ़ लेना है, खत्म काम। यस और नो? तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि आपको अगर क्लैरिटी है माइंड में, क्या है, अगर आपके माइंड में क्लैरिटी है कि मुझे वो नहीं करवाना है, उससे जिंदगी उतनी आसान नहीं रहेगी, पढ़ लेना है और मुझे काम करना है, 100% ये काम करना है, तो आपको डेडिकेशन 100% आ जाएगा। यस और नो? तो इसीलिए बोल रहा हूं कि डेडिकेशन आपको अपने आप आएगा जब आप चीज़ों को समझ जाओगे। सेकंड, मैंने कैसे पढ़ाई की थी, तो पढ़ाई के मामले में जो मेरा था कि कभी कभी पूरा रात जग जाना। क्या? तो मेरे दिमाग में ऐसा था कि पहले कंफ्यूजन क्या था कि रात में पढ़ने से ज़्यादा अच्छी पढ़ाई हो जाती है। फिर किसी ने ये बोला कि रात में पढ़ने से पूरा जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, जो इसको बोलते हैं ना सर्काडियन रिदम, वो खराब हो जाता है। क्या हो जाता है? तो फिर मुझे लगा कि यार रात में मैं कितना भी पढ़ रहा हूँ, कितना भी अच्छा याद हो रहा है, हो सकता है रात में पढ़ने से मुझे ज़्यादा याद होता हो, लेकिन टेंशन आ गई ना, सामने वाले ने दे दी कि रात में उतना याद नहीं होता है क्योंकि तुम्हारा सर्काडियन रिदम खराब हो गया है। तो क्या हो गया, तुमको तो दिन में पढ़ना चाहिए। क्या पढ़ना चाहिए? तो अपन दिन में पढ़ने लग गए। फिर पता लगा कि ना दिन रहा न रात। क्या? शाम को 6 बजे सो रहे हैं, रात 10 बजे उठ रहे हैं, फिर 10 बजे उठ रहे हैं और 10 बजे से लोग सुबह क्या 6 बजे तक पढ़ रहे हैं। ऐसे करके पूरा उल्टा पुल्टा यूपीएससी में पूरा खराब। तो ये एक जो बात है वो मैंने ये समझ लिया कि ये पूरा आपके माइंड सेटअप पे डिपेंड करता है कि आप कब पढ़ना चाहते हो, आपको जब मजा आ रहा है। क्या? अगर आपको रात को 2 बजे पढ़ के मजा आ रहा है, 1 बजे पढ़ के मजा आ रहा है, नहीं सोने का मन नहीं कर रहा, आपको ऐसा लग रहा है कि मजा आ गया आज यार ये पढ़ के सब्जेक्ट, तो कोई डिपेंड नहीं करता दिन में पढ़ना है रात में पढ़ना है, वो मैटर नहीं करता है। अब आप उस व्यक्ति की बात मानोगे जो क्या नाम से ये बोलेगा कि नहीं दिन में ही पढ़ना, रात तो सोने के लिए है, मानोगे? लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना है कि हेल्थ आपका खराब ना हो। क्या? कई बार हर कोई ऐसा कर नहीं सकता। क्या? तबीयत भी तो खराब हो सकती है ना आपकी, तो कम से कम 24 आवर्स में से ये फिक्स कर लो कि आपको 6 घंटे क्या करना है, क्या करना है, 6 नहीं तो 5 घंटे सोना है, आधा घंटा आपको क्या करना है, हेल्थ को देना है। उसके बाद जब आपको मन करे वैसे आपको पढ़ना है। लेकिन आपका डे टाइम में क्या रहता होगा, कोचिंग है कि नहीं? तो जनरली क्या होता है, कोचिंग जैसे ही करोगे आप 3, 4, 5 घंटे आपने कोचिंग किया,
उसके बाद थोड़ा दिमाग क्या हो जाता है, थक जाता है। क्या हो जाता है? तो क्या करना है, कोचिंग से जैसे आप आए, आपको थोड़ा सा रिलैक्स करना है, हाथ मुंह धो लिए, कुछ खाना है खा लिए, उसके बाद 15-20 मिनट आपको क्या करना है, रेस्ट करना है। क्या करना है? और उस टाइम क्या करना है, रेस्ट के चक्कर में ऐसा नहीं कि सो गए, या सो भी सकते हो 1-2 घंटे। उसके बाद आपको अपना जो टाइम टेबल है उसको बनाना है। और इसमें दिक्कत क्या होती है कि कोई सब्जेक्ट ऐसा रहता है जो हमें बहुत अच्छे से आता है। क्या मेरे साथ यूपीएससी में क्या प्रॉब्लम थी कि मैं जब भी पढ़ने का मन करता था पॉलिटी उठा लेता था। क्या? लक्ष्मीकांत। जब भी मन करता था पॉलिटी, जब भी मन करता था हाथ ऐसे धीरे से कहां लक्ष्मीकांत के पास चला जाता था, क्योंकि उसको पढ़ने में मुझे मजा आ रहा था। और दूसरे सब्जेक्ट्स में क्या, जैसे उनको हाथ लगाया 36,000 वोल्ट का झटका लगता था। क्या? क्यों लगता था? क्योंकि ऐसा लगता था कि इसमें दिमाग ज्यादा लगाना पड़ेगा, इसमें चैलेंज आएगा, इसमें टेंशन आएगी, ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा इकोनॉमिक्स का, है कि नहीं? कि जीडीपी क्या होती है, जीडीपी में थोड़ा समझ में आ गया कि हाँ देश में एक साल में जो भी वस्तुएं सर्विसेज जो बनी उनका टोटल कैलकुलेशन, उतने में काम चलता नहीं था भाई, सरफेसली तो पता लग गया। लेकिन अंदर 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 जैसे जाओगे और फिर प्रीवियस ईयर का पेपर उठा लिया, उसमें पता लगा कि ये पता नहीं क्या क्वेश्चन था, ये तो बुक में भी नहीं है, तो मैं क्यों जीडीपी पढ़ूं? समझ गए मेरी बात? तो जैसे ही कई बार ऐसा हमारे पास होता है, जब मैं नीट में था तो मेरा बायोलॉजी अच्छा था, तो बार बार बायोलॉजी पढ़ना और उससे वो सब्जेक्ट अच्छा होता गया। लेकिन जिस सब्जेक्ट में हम थोड़े कमजोर होते हैं या हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहते या जिससे हमें डर लगता है, उसको हम छोड़ देते हैं। तो आपको क्या करना है, जो सब्जेक्ट आपका अच्छा है, टाइम टेबल में अपना जो भी टाइम टेबल बनाओ, उसमें क्या करना है, आपको उस सब्जेक्ट को थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम अलॉट करना है। क्या करना है कि जो सब्जेक्ट आपको आता है उसको 1 घंटा देना, जो सब्जेक्ट आपको नहीं आता, जिसमें थोड़ा ज्यादा आपको एफर्ट्स डालने हैं, उसको आपने आधा घंटा और एक्स्ट्रा दे दिया। एक आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपका स्टडी का पैटर्न है, उसमें शॉर्ट नोट्स तो आपको बनाने ही है, लाइब्रेरी का आपको यूटिलाइजेशन करना है, एक ग्रुप डिस्कशन। क्या कि 2-3-4 लोगों का ऐसा ग्रुप बना लो। और ग्रुप में कई बार होता है चिढ़ने वाला काम। क्या होता है? चिढ़ने वाले काम का मतलब ये है कि कई बार हम ग्रुप डिस्कशन इसलिए नहीं करते, हमें ऐसा लगता है कि ये वाला बात वो समझ जाएगा तो वो आगे निकल जाएगा। क्या होता है ना ऐसा कि जब भी मेरे को इतना आता है मैं इनको क्यों बताऊं। लेकिन ग्रुप डिस्कशन का बहुत ज्यादा फायदा होता है। आप अगर अपनी लर्निंग्स या फिर एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करना चाहते हो तो ग्रुप डिस्कशन आप बना लो, 3-4 लोगों का ग्रुप, जिसमें एक अच्छा पढ़ने वाला रहे, कोई कमजोर भी हो सकता है, मीडियम हो सकता है, 3-4 लोगों का आपने अच्छा ग्रुप बना लिया। तो आज आपने फिक्स कर लो कि सारे दिन हम पढ़ेंगे ये वाला टॉपिक, या फिर इस वीक में हम ये वाले टॉपिक्स को कवर करेंगे और एक दिन 1 घंटा बैठकर हम इसको पूरा डिस्कशन करेंगे और पॉइंट्स लेके आएंगे कि ये वाला पॉइंट्स नहीं, मुझे ये समझ में नहीं आता। तो उसमें क्या होता है, कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आ रहा, कोई कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप क्या करोगे, टीचर से जाने के बजाय टीचर ने आपको उतना टाइम नहीं दे पाएगा, सीधा सा बात है। या हो सकता है टीचर उतने अच्छे से आपको कम टाइम के कारण समझा नहीं पाए, लेकिन जो आपके साथ वाले रहते हैं वो आपको उतना अच्छा से समझा देंगे उस टॉपिक को, और वो आपको लंबे टाइम तक, उसमें क्या होगा, 4-5 लोग आप बैठोगे तो 4-5 के अलग अलग आइडियाज आपको आएंगे कि नहीं। एक अलग टाइप से बोलेगा, फिर दूसरा नहीं ये भी है, तो ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो ग्रुप डिस्कशन से आपको जो बातें हैं वो लंबे टाइम तक याद रहेगी। क्या रहेगी? तो ग्रुप डिस्कशन आपको बनाना है। एक आपको बहुत ज्यादा टेस्ट देना है, टेस्ट देने के बाद आपको एनालिसिस भी करना है। एक ये भी था कि सर हम थोड़ा रेस्ट वेस्ट करें कि नहीं, केवल पढ़ते ही रहे, ऐसा होता है? तो पूरा 6 दिन आपकी क्लासेस लगती होगी, संडे को टेस्ट होता होगा। संडे को टेस्ट होने के बाद क्या करना है, थोड़ा सा आपको चिल करना है। क्या करना है? दिमाग को रिलैक्स देना है। क्या? उदयपुर में कुछ अच्छी लोकेशंस हैं, ग्रुप बनाकर आप जा सकते हो। संडे को डांस करते हैं खुद। सर बोल रहे हैं संडे को आप यहाँ डांस करते हो। परमानेंट है सर, ये स्टेज परमानेंट है, डांस। ये स्टेज परमानेंट है, लेकिन सुनो मेरी बात, अगर सर आपको कहीं लेके नहीं जाते हैं तो सर को बोलना है कि सर हमें वहां लेके चलो।
हाँ ले जाएंगे सर, अब शेड्यूल कर लेंगे, डन। इधर जाओ सर के लिए। इससे क्या होता है मैं बताता हूं आपको। कई बार क्या आपने उदयपुर में पढ़ाई की, अगर आपसे कोई उदयपुर के बारे में पूछे कि आप उदयपुर में रहे हो, उदयपुर में कौन कौन सी झीलें हैं, अगर आप वो नहीं बता पाए ना तो ये नहीं पूछ, लिसन टू मी, सामने वाला हमारे जैसा जो व्यक्ति है, मेरा जैसा व्यक्ति है, वो ये नहीं पूछेगा कि आपने बायोलॉजी में क्या पढ़ा, वो वहाँ रॉयल में एग्रीकल्चर में क्या पढ़ा, वो ये नहीं पूछेगा। वो आपसे ये पूछेगा कि उदयपुर में रहते होते, रॉयल में पढ़ते आप कौन कौन सी झीलें घूमे। और सुनो तो सही, कितनी झीलें हैं, क्या है? इसे क्या बोलते हैं? स्मार्टनेस। क्या बोलते हैं? अगर आपने उस व्यक्ति का ये जवाब नहीं दिया तो क्या होगा? ऐसा लगेगा नहीं यार ये किताबी कीड़ा। क्या है? तो ये इतना याद रखो कि जिस परिवेश में आप रह रहे हो वो परिवेश के बारे में आपको थोड़ा बहुत अच्छे से नॉलेज होना, अगर फ्यूचर में आपको अच्छा बनना है तो क्या, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो लगभग आपका कवर हो गया टाइम। मैंने मेरा बता दिया कि मैं ऊट पटांग पढ़ता था लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। चलो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जो भी अपने सपने देख रखे हैं वो सभी आपके पूरे हों, ठीक है। और इसमें लास्ट में एक शेर मैं भी दे देता हूं क्योंकि सर अच्छे शेर गाते हैं, हाँ? कल भी मेरा एक सेशन था उसमें यही था, ठीक है। लास्ट में, हाँ, कल वाला, अच्छा कल वाला, ठीक है। तो कल वाला शेर ये था कि धूप में निकलो, धूप में निकलो, घटाओं में नहाकर देखो। धूप में निकलो, घटाओं में नहाकर देखो, जिंदगी क्या है किताबों को हटाकर देखो।